सारे लोगों को सबसे पहले वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से, कर्नाटक की तरफ से आप सबको इस्तकबाल करता हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर एसक्यूआर इलियास साहब आए हुए हैं। ये यहाँ पर नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग बेंगलुरु में चल रही थी, तो उस सिलसिले में इसी सिलसिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ रखी है। तो मैं सबसे पहले स्टेज पर जो लोग हैं उनका तारुफ करा दूँ। डॉक्टर एसक्यूआर इलियास साहब नेशनल प्रेसिडेंट हमारे हैं। फिर मेरे राइट में सीमा मोहसिन साहिबा हैं, नेशनल सेक्रेटरी हैं, आपको नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के, आपका तलब बेंगलुरु से है। इसके बाद राइट साइड में सदर साहब के राइट साइड में जो है वो मिस्टर सुब्रमण्यम अरमुगम है, ये हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, आपका ताल्लुक तमिलनाडु से। फिर आखिर में हमारे एडवोकेट ताहिर हुसैन साहब हैं, कर्नाटक स्टेट के जो है स्टेट प्रेसिडेंट हैं हमारे। तो आपसे गुजारिश है कि आपकी जो है कार्रवाई आगे बढ़ाए। की तरफ से आप सबका इस्तकबाल करता हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस पर आप लोग हमारी दावत पर यहाँ आए। 2 दिन तक हमारी मीटिंग हो रही थी। हमने बहुत सारे नेशनल इश्यूज पर, ऑर्गेनाइजेशन इश्यूज के अलावा बहुत सारे नेशनल इश्यूज पर मंथन किया और हम इस नतीजे पहुंचे हैं कि हमारा मुल्क और हमारा देश जिस दिशा और दशा में जा रहा है वो आम आदमी के लिए बहुत सारी समस्याएं खड़ी करेगा, बहुत सारे मसाइल खड़े करेगा। अफसोस की बात यह है किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर इख्तिलाफ राय या डिसेंट किसी भी डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए बहुत शदीद जरूरत होती है उसकी। अगर इख्तिलाफ राय ना हो और एकतरफा बात चलती रहे तो उससे डिक्टेटरशिप प्रमोट होती है और उससे जो है समाज के अंदर तवाज़ुन जो है वो बिगड़ जाता है। हम ये देख रहे हैं जब से ये गवर्नमेंट आई है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो डिसेंट को बर्दाश्त करने के लिए तैयार। उसको जो है उसके बारे में जो है ऐसी राय हमवार बनाई जाए कि उसका समाज के अंदर इस तरह खत्म हो जाए। और उसने एक कैंपेन ही ये चलाई थी, मिसाल के तौर पर एक पर्टिकुलर पार्टी को सामने रखकर के कांग्रेस मुक्त भारत। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब साफ साफ ये था कि हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जिसमें कोई अपोजिशन पार्टी ना हो। जाहिर अपोजिशन पार्टी का मतलब होता है इख्तिलाफ राय, डिसेंट। और अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का भी हमारा बहुत ही अहम इशू है, आर्टिकल 19 में ये आज़ादी हमको मिली हुई है कि हम अपनी बात रख सकते हैं पूरी ताकत और कुव्वत के साथ में, चाहे हुकूमत उससे इत्तेफाक करे या न करे। जिस समाज में इख्तिलाफ राय खत्म हो जाता है, जिस समाज के अंदर डिसेंट का रास्ता बंद हो जाता है, उस समाज में डिक्टेटरशिप आती है और हम डिक्टेटरशिप की दिशा ही में जा रहे हैं जिस तरह के फैसले। और सुप्रीम कोर्ट में कौन आएगा, ये और बात है कि वो फैसला नाफिज होता है प्रेसिडेंट के जरिए, लेकिन उसका इख्तियार जो है वो प्रेसिडेंट को नहीं दिया गया, उसका इख्तियार जो है प्राइम मिनिस्टर को दिया गया। वो फैसला करने का इख्तियार जो है कोलिजियम को दिया गया। इस गवर्नमेंट ने आने के बाद पहले ये कोशिश की कि कोलिजियम के सिस्टम को खत्म किया, लेकिन जब कोलिजियम ने रेजिस्ट किया कि भाई ये तो नहीं हो सकता है, तो फिर उसके बाद चोर दरवाजों से अपने लोगों को लाके बैठाने की कोशिश की। और आप आज देख रहे हैं कि एक साल से ज्यादा अरसा हो गया, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके खिलाफ पिटीशन फाइल हुआ सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आज तक उसे सुनवाई नहीं। सीए एनआरसी का फैसला किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सीए लाने का फैसला किया, उस सीए को चैलेंज किया गया जुडिशरी में, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ऐसे कई मामले हैं जिसमें लोग परेशान हैं और ये चाहते हैं कि जुडिशरी इस पर कोई इंडिपेंडेंट फैसला दे, वहां फैसला नहीं। आपने देखा कि जिस तरह से बाबरी मस्जिद के मामले में या राम मंदिर के सवाल पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उस फैसले को कोई भी ऐसा आदमी जो लीगल मामला पे थोड़ी भी नजर रखता है वो कहेगा ये क्या फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के वो एक तरफ जा रहे हैं और जो कंक्लूजन है वो एक तरफ जा रहे हैं। तो उससे साफ जाहिर होता है कि एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट या आप कहिए प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के इन्फ्लुएंस में ये फैसला किया। और उसका सीधा उदाहरण ये भी है कि जो जब चीफ जस्टिस रिटायर होते हैं इस फैसले के बाद में, तो उनको राज्यसभा भेज दिया जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि अगर हमारी मर्जी के मुताबिक फैसले करेंगे तो हम आपको आइंदा आपको प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे।
बहरहाल मैं कह रहा हूं कि ये एक बड़ा इशू हमारे सामने इस वक्त खड़ा हुआ है कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंट हैसियत से मुतासिर है, और एक आम आदमी अगर उसकी लड़ाई स्टेट से हो जाए तो फिर वो जुडिशरी से भी अपने तौर पे आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आरबीआई, यूजीसी या इस तरह की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, लेकिन आप देख रहे हैं कि पिछले चंद सालों से जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किस तरह के फैसले दे रहा है, किसके अंडर में वो काम कर रहा है। आरबीआई के अंदर जिस तरह से एक आदमी अपॉइंट होता है, उसका मैनेजर, उसका गवर्नर, उसके बाद वो गवर्नमेंट का ही सिलेक्टेड आदमी था और वो एक हद तक के गवर्नमेंट की बात से इत्तेफाक करने वाला आदमी था, लेकिन उसने बाद मामलात में गवर्नमेंट के सामने सरेंडर होने से इनकार कर दिया, उसको हटा दिया, दूसरे आदमी को लिया। तो ये एक पहलू है जिस पर हमको समझते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी के लिए क्या क्या थ्रेट इस मुल्क में खड़े हो रहे हैं। दूसरा अहम फैक्टर ये है कि हम ये देख रहे हैं कि इस गवर्नमेंट ने पहले जब पिछली बार आई थी तो उसने कहा था हम 2 करोड़ जॉब देंगे, हम जो है किसानों को ये देंगे, हम इकोनॉमी को एक इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे, इस तरह की बहुत सारी बातें उन्होंने कही। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि हमारा -23.9% पे आ गया। शायद इंडिया की पूरी इंडिपेंडेंट तारीख के अंदर ऐसा इतना खराब हाल इकोनॉमी का नहीं हुआ, जबकि इस गवर्नमेंट ने इकोनॉमी को बूस्ट करने की बात कही थी। और जब पिछली बार भी इसने जब डिमोनेटाइजेशन किया था उस वक्त भी ये था कि करप्शन को रोकने के लिए, जाली करेंसी को रोकने के लिए और बहुत सारी चीजों को रोकने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन उसका अल्टीमेट नतीजा क्या है आप सामने। अब इस वक्त में सूरत हाल ये है कि आईएमएफ की जो रिसेंट फाइंडिंग्स आई इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, वो ये कह रही है कि अभी चंद महीने के अंदर इंडिया की इकोनॉमी बांग्लादेश से नीचे चल गई। आप सोच सकते हैं कि जो लोग आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, जो और बहुत सारी बातें कर रहे हैं और ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने इकोनॉमी को कहां पहुंचा दिया। इकोनॉमी का ताल्लुक जो है हर आम आदमी से, आम आदमी की एम्प्लॉयमेंट मुतासिर हो रही है। और फिर ये कोविड-19 जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट ने कभी ताली बजाकर, कभी बर्तन पीट कर इस मसले को हटाने की कोशिश की, तो उसका नतीजा सामने आया। ये समझिए लॉकडाउन किया गया, बगैर सोचे समझे लॉकडाउन हटा दिया, जबकि अभी हम लोग हर उस पोजीशन पे नहीं आए, बल्कि वो इसका ग्राफ बढ़ रहा ही, ऊपर ही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि लॉकडाउन लगाते वक्त भी और लॉकडाउन हटाते वक्त भी इसके जो परिणाम निकलेंगे, इसके जो रिजल्ट सामने आएंगे, उसको एड्रेस करने की कोशिश। नतीजा ये है कि आज एक तो माइग्रेंट वर्कर का एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हुआ है। जो लोग माइग्रेंट वर्कर थे मुख्तलिफ स्टेट में, वो चले गए और जैसे तैसे गए, वो आप जानते हैं जिस तरह उनके साथ बिहेवियर हुआ, ये सब कुछ हुआ। लेकिन उसके बाद जो रेगुलर सेक्टर था एम्प्लॉयमेंट का, उसमें बड़े पैमाने पर लोगों को हटा दिया। जाहिर है कि इकोनॉमी बैठ गई है, कारोबार खत्म हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशन बैठ रहे हैं। नतीजा ये है कि एक बहुत, यानी हिंदुस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशो सबसे नीचे चला गया। और उसके बाद लेबर लॉस को भी उन्होंने कोडिफाई करने की कोशिश की, कुछ उसमें चेंजेस लाए। उसमें देखिए आप जिस स्टेक होल्डर के ताल्लुक से फैसला कर रहे हैं, यानी किसानों के ताल्लुक से फैसला कर रहे हैं, आप किसानों की ऑर्गेनाइजेशन से, एनजीओ से, तंजीमों से कोई बात नहीं करते। आप मजदूरों के ताल्लुक से फैसला कर रहे हैं, आप उनके ट्रेड यूनियन से कोई बात नहीं करते। और जिस तरह पार्लियामेंट के अंदर ये बिल मंजूर किए गए, उसने पार्लियामेंट की इंडिपेंडेंस और पार्लियामेंट के डिबेट फोरम की हैसियत को भी घटा दिया। ठीक है, लोकसभा में आपकी अक्सरियत है, आपने वहां जैसे मंजूर कर लिया, लेकिन राज्यसभा में आपके इल्म में है, आपने वो तमाशा देखा है, कैसे वॉइस वोट के साथ में ये तीनों बिल मंजूर हुए, कैसे लोगों ने कहा कि आप डिवीजन बताइए, डिवीजन बताने से इनकार कर दिया, हंगामा आ रहा है के दरमियान कहा कि यस नो, और वो पास हो गया, उसमें कोई नहीं हुआ। तो अगर पार्लियामेंट में इस तरह फैसले होंगे हमारे इतने बड़े फोरम के अंदर, तो आप अंदाजा लगाइए क्या होगा। और आज नतीजा ये है कि पूरा मुल्क का किसान मैदान में खड़ा हुआ, खत्म हो। अब मजदूरों को जब चाहे कोई कंपनी निकाल सकती है, हटा सकती है, उनको जो बहुत सारे सेफगार्ड थे, वो सेफगार्ड से सब गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर दिया। तो ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला जो हमारे सामने है वो ये है कि आपने देखा होगा कभी पूरे मुल्क और हिंदुस्तान की तारीख का, शायद आप लोग भी गवाह है इस बात के, हिंदुस्तान की तारीख की सबसे कामयाब मूवमेंट जो थी वो एंटी सीए मूवमेंट। और उसकी खूबी ये थी कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन की कॉल पर नहीं हुई थी,
किसी तंजीम ने उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया था। वो सिविल सोसाइटी में हमारी महिलाओं ने, हमारी खवातीन ने, हमारे स्टूडेंट्स ने, नौजवानों ने उस तहरीक को चलाया। और जिस तहरीक साथ में शाहीन बाग रिप्लिकेट हुआ है, तकरीबन पूरे मुल्क में 287 मकाम पे शाहीन बाग बन गए थे, स्टूडेंट्स मैदान में थे और उसका एक दबाव पड़ा गवर्नमेंट पे। और दबाव ही करते जाए कि आप ये देखिए कि जो एनपीआर पिछले अप्रैल से लागू होना था, वो एनपीआर वक्ती तौर पे ही सही, लेकिन वो पोस्टपोन हो गया। अब ये हो रहा है कि दिल्ली की सतह पर जो एक्टिविस्ट इस मूवमेंट के साथ शामिल हुए थे, उनमें से चुन चुन के दिल्ली में दंगे हुए। आप जानते हैं फरवरी 25 से लेकर फरवरी 23-24 से लेकर 26 तक के दंगा हुआ दिल्ली के अंदर। और दंगा किसने करवाया हर आदमी जानता है, सोशल मीडिया के अंदर मौजूद है, किसने हेट स्पीचेस दिए वो सब मौजूद है। लेकिन फंसाया किसको जा रहा है? वो लोगों को उसके साथ जोड़ा जा रहा है जिनका कोई इन्वॉल्वमेंट दूर तक भी नहीं था। वो उमर खालिद को जोड़ रहे हैं, वो अपूर मानन को जोड़ रहे हैं, वो योगेंद्र यादव को जोड़ रहे हैं, वो हर्ष मंदर को जोड़ रहे हैं, वो और बहुत सारे उन लोगों को जो इस तरह की तहरीक में पेश थे मैदान में। और सिर्फ दिल्ली के तक नहीं हो रहा है, यूपी में भी यही हुआ, दारापुरी साहब को, सदफ जाफर को, ऐसे कई लोगों को जोड़ दिया गया। और अब कर्नाटक में भी सिलसिला शुरू हुआ है और दूसरे स्टेट में शुरू हो रहा है कि जो लोग सीए एनआरसी मूवमेंट में सामने खड़े थे गवर्नमेंट के, उन सबको ये वार्निंग दी जा रही है कि अगर आपने हुकूमत के फैसलों के खिलाफ कोई तहरीक चलाई तो हम उठा के आप जेल में सड़ा देंगे। अब पहले माइनॉरिटीज पर हमले हुए, आप जानते हैं, गोश्त की दुकानों पर हमले हुए और बहुत सारे हमले हुए, इनकाउंटर्स किए गए बहुत सारे। अब क्या हुआ? अब दलितों पर हमला शुरू हुआ और उसके बाद महिलाओं पर हमला। ये जो हाथरस का वाकया है, ये हाथरस का वाकया जो है एक मामूली वाकया नहीं है। एक बच्ची का गैंग रेप होता है और हुकूमत की जो एजेंसी है वो ये कहती है कि फॉरेंसिक एविडेंस में गैंग रेप नहीं आया, जबकि निर्भया केस के बाद ये फैसला हो चुका है हमारे यहाँ आईपीसी के सीआरपीसी में तब्दीली आई है कि अगर जो महिला अफेक्टेड है, जो खातून अफेक्टेड है, अगर वो ये कह दे ऑन रिकॉर्ड कि मेरे साथ बलात्कार हुआ तो उसको मान लिया जाएगा एविडेंस के तौर पर। वो औरत कह रही है मेरे साथ बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ, इज्तिमाई बलात्कार हुआ, लेकिन आप कहते हैं फॉरेंसिक लैब वो उसके रिपोर्ट खिलाफ आई है और फॉरेंसिक लैब में आप 10 दिन बाद अगर उसकी वो करवाएंगे, जांच करवाएंगे तो कोई चीज नहीं आएगी। उस पर बच्चनी का इल्जाम लगाते हैं और कौन से इल्जाम। फिर आप देखिए कि होता ही है कि ये हिंदुस्तान के अंदर ये किसी भी व्यक्ति के कोई आदमी कत्ल हो जाता है, मारा जाता है, तो उसका अंतिम संस्कार करने का, तहजीब तफ्कीर का इंतजाम घर के लोग करते हैं। लेकिन पुलिस ने रातों रात उसकी लाश को घर वालों को नहीं दिया, हॉस्पिटल से ले आके रात में 3 बजे उसको जला दिया, जबकि स्टेट परमिशन नहीं दी गई। फिर आप स्टेट के लोगों को वहां किसी को जाने दे रहे हैं, अपोजिशन पार्टी को जो कुछ, उसके बाद आपने उसको कम्युनल रंग देने की कोशिश की। आपने कहा पीएफआई के लोग थे, वो पैसा लेकर आए थे और यहाँ कम्युनल राइट करवाना चाहते थे, जबकि वो वहां पहुंचे ही नहीं थे, रास्ते से उनको उठा लिया। तो अब हुकूमत पूरे दबाव के बाद इस बात पर आमादा हुई है कि आप सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई इंक्वायरी करें। एब्रोगेशन आर्टिकल 370 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने एब्रोगेट किया और शायद ये हिंदुस्तान तारीख में पहला वाकया है कि आप किसी स्टेट गवर्नमेंट को 2 हिस्सों में बाइफरकेट कर देते हैं। लद्दाख को अलग कर दिया, बाग को अलग कर दिया। फिर आपने इतना ही नहीं किया, वहां पर वो लगा दी, वहां पे उनका इंटरनेट कनेक्शन छीन लिया, जेलों में बंद कर दिया वहां की पॉलिटिकल पार्टीज के जिम्मेदारों को, और फिर इसके साथ साथ आपने वहां डोमिसाइल रूल तब्दील कर दिया। आर्टिकल 370 को तो आपने अब्रोगेट कर दिया, इसलिए कि वो एक मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट थी। लेकिन आर्टिकल 371 में यही राइट नागालैंड को, त्रिपुरा को और मिजोरम को हासिल है। और आपको तो शायद ये इल्म भी होगा कि नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में कोई आदमी जाना चाहे तो उसको परमिट लेना पड़ता है वहां की स्टेट गवर्नमेंट से। कश्मीर को नहीं लेना पड़ता, कोई भी आदमी जा सकता है। और 370 में वही राइट्स उनको दिए गए जो 371 में वही राइट दिए। तो नागालैंड के लोगों ने कह दिया कि हमारा झंडा भी अलग होगा और हमारा वो भी अलग होगा, हम साफ करने को तैयार नहीं। तो आप एक ऐसी स्टेट को जो कॉन्स्टिट्यूशनली आपसे लिंक है, उसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कॉन्स्टिट्यूशनली आपसे आर्टिकल 370 जरिए से लिंक थी, 370 को आपने विड्रॉ करके वहां पे एक तरह का इंतशार पैदा कर दिया। तो हमारा मुतालबा ये है
सेंट्रल गवर्नमेंट से कि एक तो ये कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन खत्म किया जाए, उसको रिस्टोर किया। जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, अभी तो आपने उनके जिम्मेदारों को छोड़ दिया, जितने पॉलिटिकल प्रिजनर्स गिरफ्तार हैं उन सबको रिलीज किया और डोमिसाइल रूल को वापस रिस्टोर किया जाए जो थे, और वहां की पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर पार्टी के कश्मीर के बारे में आपको फैसला करने का इख्तियार है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहां की लेजिटिमेट लीडरशिप को साइडलाइन कर दें और जो चाहे फैसला माफ हो। तीसरा जो सीबीआई को, और उसने ये कह दिया कि जितने 32 मुलजमीन थे जिन पे इल्जाम था वो उनके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं, उस सब उनको आपने बरी कर दिया उस मामले। जबकि पूरी दुनिया ने वो वाकया अपनी आंखों से देखा है। जो लोग वहां जिनको आपने बरी किया है वो स्टेज पे बैठे हुए थे, वहां से नारे लगा रहे थे, वहां से इश्तिहार तकरीरें कर रहे थे, और हर आदमी जानता है कि ये पूरा मंसूबन था। 2 लाख लोग जमा हुए और उसको कुदाल, पावड़ा, रस्सी सब लेकर वहां जमा हुए आए थे, तो एक साजिश के तहत आए थे। फिर लिब्रान कमीशन जो इस काम के लिए बनाया गया था, 17 साल की मेहनत के बाद उसने एक रिपोर्ट दी और उसने साफ तौर पर यह कहा कि इसके लिए आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग जिम्मेदार हैं। और उन्होंने एक पूरे मुल्क में तहरीक चलाई, समाज को 2 टुकड़ों में बांटने की कोशिश की, हिंदू मुस्लिम मसला खड़ा किया। 92 में जो रात यात्रा निकाली गई थी सोमनाथ से अयोध्या तक के, उसके नतीजे में कितने बड़े पैमाने पर कम्युनल राइट्स हुए, कितने बड़े लोग मारे गए। उसके बाद आपने वहां जाकर मस्जिद को शहीद कर दिया, और उस वक्त के जो राष्ट्रपति थे, उस वक्त के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे शंकर दयाल शर्मा जी, उन्होंने साफ तौर पर कहा था ये नेशनल शेम। इसके बाद भी हम ये महसूस कर रहे थे कि चाहे सिंबॉलिक सही कुछ न कुछ सजा दी जाएगी, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जुडिशरी ने वो उस इतने बड़े वाक़े को, जिसने पूरे दुनिया में मुल्क के पेशानी पे एक बदनुमा दाग लगा दिया, उसको धोने का वक्त आया। लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि सीबीआई ने जो सबूत दिए हैं वो नाकाफी है, इसके बुनियाद पर केस नहीं बनता, इसलिए सबको उन्होंने बरी करना चाहिए और सही ढंग से इस केस को लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और देश के सामने जब वो नेशनल शेम है, वो बाबरी ने अपने आप तो नहीं करी है, उसने कोई सुसाइड और खुदकुशी तो नहीं की, गिर गई वो, कुछ लोगों ने गिराया, दिन की रोशनी में गिराया, और लोगों ने देखा अपनी आंखों के सामने। आज भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो उस वाक़े के शाहिद थे, और फिर टीवी के जरिए सब लोगों ने देखा उसको। तो एक ऐसा वाक़या जो दिन की रोशनी में किया गया, सब लोगों ने उसको देखा अपनी नजरों में, उसके में कोर्ट का ये जो फैसला है ये इंतहाई, हम कह सकते हैं कि नामाकूल फैसला है, जो भी इंसाफ के खिलाफ है। और इसको पहले तो सीबीआई को चैलेंज करना चाहिए। अगर सुबह खुदा न खास्ता सीबीआई चैलेंज नहीं करती है तो फिर जो कंसर्न तंजीमें हैं या उसके अंदर जो लोग फरीक हैं, मुसलमान फरीक हैं उसमें, उनको इसमें चैलेंज करना चाहिए। ये चंद बातें इस मौके पर मुझे आपके सामने रखनी थी। अब अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो मैं। कांग्रेस पार्टी तो अब मैदान में आना शुरू हुआ है, नहीं तो एक लंबे असर कांग्रेस पार्टी भी हो गई। जब आप मीडिया से ताबड़तोड़ हमले करें, जब आप खुद कहें कि ये पप्पू है और ये फलां है, ये फलां है, तो पब्लिक आप दुनिया की निगाहों में उसकी पोजीशन को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हमारा ख्याल है सबके बावजूद भी अपोजिशन पार्टियों को एक यूनाइटेड फ्रंट बना के इसको मजबूती से लड़ना चाहिए। और अब हाथरस के मामले में हमने देखा है कि अब सब सियासी पार्टियां मैदान में आई और भी मामला आएगी, तो अब तवक्को ये हो रही है कि अपोजिशन पार्टियों के सर्वाइवल का मसला खड़ा हुआ है। अगर वो आगे नहीं आएंगी तो उनका सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। हाथरस इशू में जिस तरह अपोजिशन का रोल था, ऐसा रोल अगर इससे पहले आता तो शायद कुछ ना कुछ मामला मंजर पर बैलेंसिंग हो सकती। तो कहीं ना कहीं ये ना समझा जाए, ये बात उभर कर सामने आ रही है कि जहां हुकूमत के काले करतूत मंजर पर आ रहे हैं, अपोजिशन का रोल भी उसमें बराबर शामिल है, यही समझा जाए। बाद मामला मिसाल के तौर पे सीए एनआरसी के मूवमेंट में ये मसला एक कॉन्स्टिट्यूशन का मसला खड़ा किया था। जिन लोगों ने तहरीक चलाई थी उनका कहना ये था कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी समुदाय को डिस्क्रिमिनेट करने का इख्तियार नहीं देता है स्टेट। ये कानून सीधा ये कानून जो था वो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कानून था। इसको चैलेंज करने की बुनियाद ये नहीं थी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हिट कर रहा है। इसको चैलेंज करने की बुनियाद यही थी कि ये डिस्क्रिमिनेटरी लॉ है, ये इम्तियाज और फर्क करता है तबकात के दरमियान, जिसकी इजाजत हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता है। इसी बुनियाद पर चैलेंज किया। हम ये तवक्को रखते थे कि अपोजिशन पार्टी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो लेफ्ट पार्टीज हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे रीजनल पार्टी, वो इसकी मुखालफत में सामने आएगी, लेकिन वो नहीं किया। वो एक बहुत बड़ा उनके सामने
इशू था जिसको वो टेकअप कर सकते। दूसरा इशू सामने ये आया था कि एंटी सीए मूवमेंट के जो लोग पेश थे उनके खिलाफ जब कार्रवाई शुरू तब भी अपोजिशन पार्टियां खामोश। जब अपोजिशन पार्टियों के जिम्मेदारों पर भी इल्जाम लगने लगे, जब ये सीताराम येचुरी पर भी इल्जाम लगा, जब आपके सलमान खुर्शीद को भी उन्होंने उसमें डालने की कोशिश की, तब जाकर अपोजिशन पार्टियों ने 6 अपोजिशन पार्टियों ने जाके राष्ट्रपति से मुलाकात की। बदकिस्मती यह है कि हमारे मुल्क में जो सियासत चल रही है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के वोट बैंक वाले अप्रोच से मुतासिर है। वो भी ये समझते हैं कि अगर हमने इस मामले में बोला तो ये वोट हमसे खिसक जाएगा, इस मामले में बोला तो ये वोट। अपोजिशन पार्टियों को इंसाफ की बुनियाद पर फैसला करना इस तरह का जो ये तरफ किया है, हम दूसरी पार्टी की तरफ खामोश नहीं है। सीए मूवमेंट में हम लोग बहुत पूरी तरह इन्वॉल्व थे, पूरे मुल्क में इन्वॉल्व थे जहां जहां पार्टी। ये जो इशू खड़ा हुआ हाथरस का, उसमें भी हम लोग इन्वॉल्व है। हम कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं कहीं भी, अभी करीब में कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, उसमें इन्वॉल्व थे। उससे पहले फॉर्म इश्यूज पर हमने तहरीक चलाई, एंटी फॉर्म इश्यूज जो चलाए गए, एंटी लेबर लॉ के खिलाफ हमने तहरीक चलाई। उससे पहले हमने संविधान बचाओ के खिलाफ एक पूरा मूवमेंट निकाला था पिछले मार्च में, लॉकडाउन पहले से खड़े होने से पहले 10 फरवरी को 10 फरवरी को दिल्ली में हमने एक बहुत बड़ा मार्च किया था और उसका जंतर मंतर पे एक बहुत बड़ा धरना दिया था। तो ये मैं कह रहा हूँ हमारी तो ये परंपरा है, हमारा ट्रेडिशन है कि हम तो अवाम के जो इश्यूज हैं उनको लेकर मैदान में रहते हैं। तीसरे दिन हम लोग वहां पहुंच गए थे और वहां पे हमने जाके उस खानदान से मुलाकात भी की और उनको ये एश्योरेंस दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, अगर कोई पार्टी साथ में आए या ना आए हम आपके साथ खड़े हैं। हमारी जो भी स्ट्रेंथ है यूपी में भी और बाकी जगह पे जो भी आपको प्रॉब्लम होगा हम आपके साथ खड़े होंगे। तो हमारा कहना ये है कि देखिए निर्भया वाकई बात नहीं, कानून बना, जस्टिस वर्मा कमेटी बनी थी, उसने एक कानून सजेस्ट किया था, बहुत हार्श पनिशमेंट उसके अंदर। लेकिन अगर पुलिस ही केस को कमजोर कर दे, पुलिस ही केस बनाकर न लाए तो कानून कुछ नहीं कर सकता। और वैसे ही हो रहा है, हम ये देख रहे हैं कि जब बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर, मेंबर ऑफ लोक आपके असेंबली पर भी इल्जाम लगते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट डिफेंड करती है। सेंगर के ऊपर जो इल्जाम लगा था उत्तर प्रदेश में और स्वामी चिदवानंद पे जो इल्जाम लगा था उसको स्टेट गवर्नमेंट डिफेंड करती है। तो मसला ये कि ये जो प्रॉब्लम है कि जब रूलिंग पार्टी के लिए, तो रूलिंग पार्टी बजाय इसके उसके खिलाफ उसको उठाकर उसके खिलाफ मुकदमा चलवाती, वो उसको डिफेंड करना शुरू करे। यही वजह है कि सब कानून बनने के बावजूद भी हम ये बलात्कार के वाकयात को रोक नहीं पा रहे हैं। हमारे इत्तला के मुताबिक से अभी जो क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट सामने आई वो बता रही है कि हर दिन 87 बच्चों के साथ रेप होता है। तो आप अंदाजा लगाइए कि हम ये वो रेप है जो रिपोर्टेड केसेस। आप जानते हैं कि रेप के मामला आते हैं, बहुत सारे लोग रिपोर्ट ही नहीं कराते हैं बदनामी की वजह से। तो ये सिचुएशन आ गई है। इस सिचुएशन में हम लोगों को समझते हैं कि ये देखिए सिविल पॉलिटिकल पार्टी कितना आगे बढ़ेगी कितना बढ़ेगी, लेकिन अब पूरी सिविल सोसाइटी का मसला है, पूरी सिविल सोसाइटी को खड़ा होना चाहिए।